हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टोटल 16 प्रतिबिंब को क्लियर करवाने वाला हूं दर्पण से और लेंस से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि सब कुछ यहां पे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण से। देखिए, यदि आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है ये नहीं समझ में आता है तो समझने का प्रयास कीजिएगा। आपने घर के अंदर कई बार चम्मच का प्रयोग किया होगा। चम्मच में जो धंसा हुआ हिस्सा होता है, जो गुफा के समान होता है, उसी को कहते हैं कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है। और जो उभरा हुआ हिस्सा होता है साथियों, उसको कहा जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है। जो धंसा हुआ हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, जबकि जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण से। यहाँ टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं। 6 प्रतिबिंब की स्थिति आकृति को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है। जब तक 2 किरण आपस में नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। अब इसके कुछ नियम होते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका देखिए मुख्य अक्ष है। ठीक है। ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जितनी भी किरण होती है वो कहाँ से गुजरती है, तो वो फोकस से गुजरती है। ठीक है। ये पहला नियम हो गया। मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरणें कहाँ से गुजरती है, तो वो फोकस से गुजरती है। ठीक है। ये पहला नियम। दूसरा नियम ये है दोस्तों कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें जो होती है वो आपका अवतल दर्पण से टकरा करके उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है। ठीक है। वक्रता केंद्र से आने वाली किरण अवतल दर्पण से टकरा करके उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है। ये सेकेंड नियम हो गया। तीसरा नियम समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, तीसरा नियम है दोस्तों कि यदि कोई किरण फोकस से गुजरती है, ठीक है, यदि कोई किरण फोकस से गुजरती है तो वो आपका मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है, चला जाती है। ठीक है। ये तीनों नियम के सहायता से आप लेंस में, दर्पण में पूरा का पूरा 16 प्रतिबिंब को आसानी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं पुनः तीनों नियम को आपको रिकॉल करवा देता हूं। देखिए, पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें आपका दर्पण से टकरा करके कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है। ठीक है। ये पहला नियम। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या है, जब कोई किरण फोकस से गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। ठीक है। दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है और सेम है। तीसरा नियम क्या है दोस्तों, जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो वक्रता केंद्र की ओर ही वापस लौट जाती है। ठीक है। ये 3 नियम की सहायता से टोटल आपका 16 प्रतिबिंब बनता है। अब साथियों, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि P क्या होता है, F क्या होता है, C क्या होता है। देखिए, ये जो आपका अवतल दर्पण है कहीं ना कहीं एक गोले का हिस्सा है। ठीक है। अब जब गोले का हिस्सा है दोस्तों तो इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे केंद्र होगा। ठीक है। तो इस वजह से जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होती है वो आपका क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, क्योंकि एक गोला है। लेकिन यहाँ पे चूंकि अब ये गोला का कटा हुआ हिस्सा है दोस्तों, चूंकि ये कटा हुआ हिस्सा है, अब ये मुड़ गया, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है। तो C से लेकर के P तक की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। वक्र का मतलब होता है घुमावदार। ठीक है। वक्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, घुमावदार। चूंकि ये घुमावदार है ना दोस्तों, इस वजह से इसका नाम रख दिया गया है वक्रता त्रिज्या। जबकि C का नाम क्या है, तो वक्रता केंद्र। ठीक है। ये सेंटर है ना, केंद्र है, इस वजह से इसका नाम हो जाता है वक्रता केंद्र। अब देखिए यहाँ पे ये आपका P जो है इसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब C से लेकर के P तक की दूरी को मैंने अभी आपको क्या बताया, वक्रता त्रिज्या बताया। और इसकी आधी दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसकी आधी दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है। इसकी आधी दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। अब चलिए मैं पुनः तुरंत रिकॉल करवा देता हूं आपको। ये आपका P ध्रुव हो गया, दूसरा P आपका फोकस दूरी हो गया, C आपका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है। P से लेकर F तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। C से लेकर के P तक की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा।
अब चलिए साथियों, टोटल 6 प्रतिबिंब जो कि अवतल दर्पण के अंदर बनते हैं, 6 प्रतिबिंब को मैं आपको तुरंत क्लियर करवा देता हूं और याद करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, पहला प्रतिबिंब की बात करें तो पहला, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ठीक है, ये याद रखना होगा। जब वस्तु को अनंत पे, देखिए इधर अनंत पे है, अनंत से एक किरण आ रही है, एक किरण ये आ रही है, और नियम क्या कहता है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें जाती है तो कहाँ पे गुजरती है दोस्तों? फोकस से गुजरती है। और जहाँ पे दो किरणें आपस में मीट करती है, एक्चुअली मीट करती है, आपस में मिलती है, वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। देखिए ये पहला स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति को समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा स्थिति है जब वस्तु को C से परे यानी कि वक्रता केंद्र से दूर रखा जाता है। जब वस्तु को C से परे रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है साथियों, वो C और F के बीच, देखिए बीचों बीच बन रहा है। ठीक है, C और F के बीच बनता है, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये दूसरा स्थिति हो गया। तीसरा स्थिति समझने का प्रयास कीजिएगा। जब वस्तु को C पे रखते हैं यानी कि एग्जैक्टली वक्रता केंद्र पे रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? वक्रता केंद्र पे ही बनता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे कि AD जो है ना, AD मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण है, और आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण कहाँ से गुजरती है? तो फोकस से गुजरती है। उसी प्रकार से AE भी मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण है। देखिए यहाँ से एक नियम और मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई किरण फोकस से गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। तो ये दो किरणों की सहायता से तीसरा नंबर प्रतिबिंब बना है, और कहाँ पे बना है? C पे बना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे वस्तु को हम लोग नज़दीक लाते जाएंगे, जैसे जैसे वस्तु को अवतल दर्पण के नज़दीक लाते जाएंगे, वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से दूर जाते जाएगा। ठीक है, ये लाइन को हमेशा आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग वस्तु को अवतल दर्पण के नज़दीक लाते जाते हैं, वैसे वैसे जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो अवतल दर्पण से दूर बनते जाता है। और टोटल 6 स्थितियां होती है दोस्तों। 6 स्थितियां मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं पहले, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो स्थिति होता है वो होता है अनंत पे। ठीक है, पहला वस्तु को अनंत पे रखते हैं, दूसरा वस्तु को C से परे रखते हैं, तीसरा C पर रखते हैं, चौथा C तथा F के बीच रखते हैं, पांचवा F पे रखते हैं, और छठा P तथा F के बीच में रखते हैं। मैंने आपको बताया है दोस्तों, P का मतलब ध्रुव है। तो टोटल 6 स्थिति में फिर से रिकॉल करवा दूं फटाफट। पहला वस्तु को अनंत पे रखेंगे, दूसरा C से परे रखेंगे, तीसरा आपका जो है वो C पर रखेंगे, चौथा C तथा F के बीच में रखेंगे, पांचवा जो है वो F पर रखेंगे, और छठा जो है P तथा F के बीच में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला है, टोटल 5 स्थिति के अंदर, देखिए टोटल ये जो 5 स्थिति आप देख पा रहे होंगे, ये पांचों स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, जहाँ वास्तविक बनेगा वहाँ पे उल्टा भी बनेगा। वास्तविक कहने का मतलब है दो किरणें आपस में एक्चुअली में मीट करती है, वास्तव में एक दूसरे से मिलती है, इस वजह से इमेज जो है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आपको याद कर लेना है दोस्तों कि 5 स्थितियों के लिए जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, जबकि एक स्थिति, केवल लास्ट वाला जो सिचुएशन है, जब वस्तु को P यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे, उस स्थिति में जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो आपका सीधा तथा आभासी बनेगा। ठीक है, सीधा तथा आभासी बनेगा। अब ये चीज़ आपको याद हो गया होगा। देखिए आपका क्वेश्चन ये पूरा का पूरा चार्ट से कहीं से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए ये आपको याद करना है कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको याद करना होगा अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का। ठीक है, कैसा बनता है? तो अत्यंत छोटा, एकदम बिंदु साइज बनता है, पूरा का हाईली डिमिन्स बनता है। ठीक है, पूरा का पूरा छोटा बनता है। उसके बाद C से परे रखते हैं तो छोटा बनता है, C पर रखते हैं तो समान साइज का बनता है, और C तथा F के बीच रखते हैं। ठीक है, C तथा F के बीच में रखते हैं तो विवर्धित बड़ा बनता है, और F पर रखते हैं तो अत्यधिक बड़ा बनता है। ठीक है, और उसके बाद P तथा F के बीच में रखते हैं दोस्तों तो फिर विवर्धित बनता है। तो देखिए बस इतना आपको याद कर लेना है। यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा यदि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है
तो चलिए अब ये चीज़ आपको चार्ट यदि याद हो गया होगा तो चलिए मैं आपको प्रतिबिंब के ऊपर लेकर के चलता हूँ और वहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे तुरंत आपको रिकॉल करवा दूंगा मैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला स्थिति के ऊपर, पहला के अंदर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। वस्तु का आकार कैसा है साथियों, तो वस्तु का आकार अत्यंत छोटा है, ठीक है, हाईली डिमिन्स है। उसका प्रकृति कैसा है, तो प्रकृति जो है वो क्या है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक इसलिए क्योंकि ये दोनों के दोनों किरण जो है वो वास्तविक में एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा स्थिति देखिए, जब वस्तु को सी से परे रखा जाता है, सी से दूर रखा जाता है, सी से परे कहने का मतलब है अनंत और सी के बीच में, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनता है, सी तथा एफ के बीच में। देखिए जैसे जैसे वस्तु को सामने लाते जा रहे हैं दर्पण के, वैसे वैसे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दूर बनते जा रहा है, ठीक है। तो अब वस्तु का जो प्रतिबिंब है साथियों वो सी तथा एफ के बीच में बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बन रहा है। वास्तविक इसलिए क्योंकि देखिए ये पहला किरण और ये दूसरा किरण दोनों आपस में वास्तविक रूप में मिल रहे हैं, ठीक है, इस वजह से प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो ये जो है प्रतिबिंब का आकार ये छोटा है, ठीक है, कैसा है, छोटा है। यहाँ पे क्या था, अत्यंत छोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा। तीसरा स्थिति को समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तीसरा स्थिति है जब वस्तु को सी पर रखा जाता है, जब वस्तु को सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। वस्तु का आकार कैसा होता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो जस्ट वस्तु के बराबर। जितना बड़ा वस्तु का आकार है उतना ही बड़ा यहाँ पे प्रतिबिंब का भी आकार होगा। प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगा। चूंकि दोनों किरणें अब आपस में वास्तविक रूप में कटी हैं, वास्तविक रूप में मिली हैं, इस वजह से जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा, लेकिन इनका जो आकार होगा वो वस्तु के बराबर होगा। चौथा देखिए साथियों, चौथा आपका है जब वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रखा जाता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो देखिए उसका प्रतिबिंब जो है वो सी से परे बनता है, सी से दूर बनता है, ठीक है। जब वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सी से परे बनता है, सी से दूर बनता है, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। देखिए वस्तु इतना छोटा है तो इसका प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो रहा है। और इसका प्रकृति कैसा होगा, तो इसका प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि किरणें जो है दोनों किरणें आपस में वास्तविक रूप में मिल रही हैं। पांचवा स्थिति को समझने का प्रयास कीजिएगा। पांचवा स्थिति है जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है, ठीक है। जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नहीं ना, ये अनंत पे जाकर के इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तब जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे जाकर के उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक विवर्धित यानी कि बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। वहीं दोस्तों अगर इसका प्रकृति बात करें तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब देखिए एक लास्ट केस इसके अंदर क्या बनता है, जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है। जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है तो देखिए ये किरणें आपस में मीट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन ये काल्पनिक रूप में मीट कर रही हैं। इसको देखिए यहाँ से मिलाया जा रहा है, इस वजह से प्रतिबिंब जो है वो आभासी बन रहा है, आभास होते हुए प्रतीत हो रहा है। और जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो सीधा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा वो सीधा तथा आभासी होगा। और प्रतिबिंब का आकार का बात करें तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको टोटल 6 इमेज को यहाँ पे समझाया है। 6 इमेज को चलिए फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। देखिए इस वाला चार्ट को यदि आप याद कर लेते हैं ना दोस्तों तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। पहला आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। जब वस्तु को जब वस्तु को सी से दूर रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो एफ तथा सी के बीच बनेगा। कहाँ पे बनेगा, एफ तथा सी के बीच। तीसरा है जब वस्तु को सी पे रखते हैं तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। चौथा, जब वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रखते हैं
तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो C से परे बनता है। वहीं जब वस्तु को F पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पे बनता है। और लास्ट केस है जब वस्तु को P तथा F के बीच में रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चार्ट मैंने आपको याद करवा दिया होगा। अब चलिए अवतल दर्पण का उपयोग को सीख लेते हैं, कहाँ पे इसका उपयोग होता है। दोस्तों यदि इसका उपयोग का बात करें तो कोई भी गाड़ी, चाहे वो बस हो जाए या फिर आपका ट्रक हो जाए, कोई सा भी गाड़ी के अंदर जो आगे का लाइट होता है ना, जो आगे का शीशा होता है, ठीक है, तो जो आगे का शीशा जैसे टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, वाहनों के अग्रदीप मतलब आगे वाला लाइट होता है हेडलाइट्स, ये सभी के अंदर आपका जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साथ में दोस्तों जो आप नाई के दुकान जाते हैं, ठीक है, बार्बर के दुकान जाते हैं तो शेविंग दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। दंत जो विशेषज्ञ होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो भी अवतल दर्पण का उपयोग अपना जो मरीज होते हैं उनका दांत को चेकअप करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इमेज बनाता है। बड़ा इमेज बनाएगा तभी तो जो डेंटिस्ट होगा उसको दिखाई पड़ेगा ना दोस्तों कि दांत के अंदर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे उपयोग मैं फिर से रिकॉल करवा दूँ, टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट के अंदर, जो गाड़ी होते हैं उसके अग्रदीप के अंदर, अग्रदीप माने हेडलाइट, ठीक है, उसके बाद जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो अवतल दर्पण के रूप में, शेविंग दर्पण के रूप में, ठीक है दोस्तों, और साथ में जो है वो आप सौर भट्ठी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सौर भट्ठी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलिए दोस्तों चिन्ह परिपाटी में यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि कहाँ पे आपको U+ लेना है और कहाँ पे आपको माइनस लेना है। देखिए चिन्ह परिपाटी तो आपको ये चीज़ समझ में आता होगा कि ये मान लीजिए कि x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है। तो ये तो पता होगा कि इस साइड में जो रहता है वो प्लस प्लस रहता है, ठीक है, इस साइड में जो आपका x एक्सिस में जाएगा वो माइनस में जाएगा और y एक्सिस में जो जाएगा वो प्लस में जाएगा। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, जो भी वस्तु है दोस्तों वो आपका इस साइड में आ रहा है। देखिए जो भी वस्तु है वो इस साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे जो वस्तु का दूरी लेना है ना दोस्तों, अवतल दर्पण के अंदर जो वस्तु का दूरी लेना है वो आपको माइनस लेना है। ठीक है, अवतल दर्पण है ये और वस्तु का दूरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये x डैश में आ रहा है। ठीक है, वहीं देखिए आपको भी, जो भी का मतलब होता है प्रतिबिंब का दूरी, तो देखिए जितना भी प्रतिबिंब बन रहा है साथियों ये सब का सब जो है वो इधर ही बन रहा है, यानी कि x एक्सिस के अंदर ही बन रहा है। अतः यहाँ पे आपको प्रतिबिंब की दूरी में भी माइनस लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी में आप क्या लेंगे, तो साथियों फोकस दूरी भी आप देख पा रहे हैं जितना भी प्रतिबिंब है वो सब का सब जो है वो x डैश में बन रहा है। और फोकस यहाँ पे देखिए, फोकस कहाँ पे ले रहे हैं आप, इस साइड में ले रहे हैं फोकस, ठीक है, इस साइड में ले रहे हैं, तो फोकस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो आपको इसमें याद रख लेना है अवतल दर्पण के अंदर चाहे वो वस्तु की दूरी u हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी v हो या फिर फोकस दूरी हो, तीनों का तीनों आपको किस में लेना है, माइनस में लेना है। ठीक है, तीनों का तीनों किस में लेना है, माइनस में लेना है। चलिए साथियों अब उत्तल दर्पण की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर उत्तल दर्पण की बात करें दोस्तों तो टोटल यहाँ पे 2 इमेजेस बनते हैं। देखिए साथियों पहला जो आपका इमेज बनेगा वो जब वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा, और दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी आप रख दें। ठीक है, पहला स्थिति है जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए और दूसरा स्थिति है साथियों कि जब वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच में कहीं पे आप रख दो। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनेगा, फोकस F के बीच में, यानी फोकस दूरी पे बनेगा। यहाँ पे मैं आपको इमेज के ऊपर लेकर चलता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे हाँ पहला कंडीशन आप देख पा रहे होंगे, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो फोकस पे बनता है। देखिए जब वस्तु को अनंत पे रखा जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे। और दूसरा स्थिति क्या है कि जब वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पे, यानी कि अदर दैन आपका इन्फिनिटी, अनंत के अलावा कहीं पे रख दिया जाए तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा साथियों, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो P तथा F के बीच बनेगा, यानी कि ध्रुव तथा फोकस के बीच में। देखिए ये ध्रुव है और ये फोकस है। ठीक है, यहाँ पे आप F देख पा रहे हो, अगर प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। देखिए मैं फिर से आपको यहाँ पे याद दिखा दूँ, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये भी, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है,
तो पहला स्थिति हो गया जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। और जब वस्तु को अनंत के अलावा कहीं पे भी रख दें तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, ये दो स्थिति को आपको याद कर लेना है। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, तो आप देख पा रहे होंगे प्रतिबिंब का प्रकृति जो है वो सीधा और आभासी है। आभासी इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है। देखिए अवतल दर्पण के अंदर क्या हुआ था कि किरणें, जो दो किरण थी वो आपस में वास्तव में मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे वास्तव नहीं, देखिए काल्पनिक में मिल रही है। इस वजह से इसको कहते हैं सीधा तथा आभासी, आभास होते हुए प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रतिबिंब जो है वो सीधा तथा आभासी बन रही है। वहीं दोस्तों अगर आकार की बात करें तो पहला में जो प्रतिबिंब का आकार है वो अत्यधिक छोटा है। कितना छोटा है, तो अत्यधिक छोटा, बिंदु के साइज का। ठीक है, वहीं दूसरा स्थिति के अंदर क्या है, तो दूसरा स्थिति के अंदर आपका जो है प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे अब फटाफट चलिए दोस्तों यहाँ पे चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं क्या होगा चिन्ह परिपाटी यहाँ से। देखिए साथियों, यदि उत्तल दर्पण आपसे बोला जाए तो उत्तल दर्पण के अंदर U पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको V बताता हूँ और फिर F। देखिए U तो आपका ये U का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका वस्तु का दूरी, और वस्तु तो आपका इस साइड में ही रखा जा रहा है, X डैश में ही रखा जा रहा है ना साथियों, इस वजह से U इसमें आपको माइनस लेना है। ठीक है, क्या लेना है, U माइनस। जबकि भी की बात करें दोस्तों तो भी इसमें आपको क्या लेना होगा, देखिए आपका प्रतिबिंब भी का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब का दूरी, और प्रतिबिंब सब का सब जो है वो एक्स एक्सिस में बन रहा है, इस वजह से यहाँ प्रतिबिंब की दूरी जो है वो प्लस लेना है। ठीक है, वहीं यदि F की बात करें, फोकस दूरी की बात करें दोस्तों, तो फोकस दूरी आपको किस साइड में लेना है, एक्स एक्सिस में बन रहा है, जिस तरफ आपका प्रतिबिंब बनेगा उसी तरफ आपको फोकस दूरी भी लेना होगा। ठीक है, तो चूंकि इस तरफ आपका प्रतिबिंब बन रहा है इस वजह से इसी तरफ आपको फोकस दूरी भी लेना होगा, अतः फोकस दूरी भी यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों U का मतलब होता है आपका वस्तु का दूरी जो कि माइनस होगा, भी आपका प्रतिबिंब का दूरी जो कि प्लस होगा, और F यानी कि फोकस दूरी ये भी आपका उत्तल दर्पण के अंदर प्लस होगा। अब चलिए दोस्तों इसका उपयोग को फटाफट जान लेते हैं कि कहाँ पे इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो देखिए उपयोग की बात करें ना तो कोई भी गाड़ी देखते हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल से लेकर के बस ट्रक तक देख लो, सबका जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो साइड मिरर होता है ना दोस्तों, तो साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अतः लेंस से संबंधित मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।